नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आपके बीच में आज मूल विधि के अगले पार्ट को लेकर मैं उपस्थित हूं। देखिए यार, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग सिलेबस के क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से देखें तो कहीं न कहीं ये क्राइटेरिया ऐसा है कि हमें एक-एक शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब किसी कानून को गहराई से पढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर जो है वो तैरना सीख लें। ऐसा कैसा काम आपके मूल विधि के बाकी सारे सेगमेंट के अंदर है जो होता है ना? यानी कि एक-एक करके टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन है जो लेना और उसके बाद में फिर इसको क्या करना, गहराई से डिटेल के अंदर है जो पढ़ना। यूँ नहीं कि मतलब पहला ही टॉपिक उठाया और ये डिटेल में पढ़ने लग गए, ना। पहले ऊपरा-ऊपरी समझो, उससे पता है क्या होगा? उससे आपको कुछ चीज़ें अपने इंटरेस्ट की लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये वाला कानून जो है ना वो मुझे पढ़ना चाहिए, ये मेरे काम का हो सकता है, ये मेरे इंटरेस्ट का हो सकता है। तो जब कभी भी इंटरेस्ट जगता है ना तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है? तो दैट वी विल डू और उसके लिए आप तैयार रहिएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने जानने के लिए। ओके, नाउ तो अगला टॉपिक मैं आज आपके बीच में ले रहा हूँ जो अभी तक हम लोगों ने डील नहीं किया है, वो कौन सा है हमारा? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने महिलाओं, बच्चों और शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कशन है जो कर लिया था, ठीक है? उसके बाद में आपके बीच में यातायात, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण वगैरह। आज मैं आपके बीच में एक तो सूचना का अधिकार, एक आयकर अधिनियम और एक भ्रष्टाचार निवारण, इन तीनों के बारे में जो है डिटेल में बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए जी, तो क्या होता है आपके यहाँ पर जो सेगमेंट आ जाएगा इस मूल विधि के अंदर, उसमें यूँ तो कई सारी बातें हैं, लेकिन एक जो पार्ट आपके बीच में आ रहा है, वो कौन-सा है? यातायात के नियम। हालाँकि यातायात के नियमों के संबंध में पिछली बार हमारा डिस्कशन हुआ था कि यातायात के नियमों पर, हाँ या ना? येस और नो? बताइए, फटाफट बताइए। यातायात नियमों पे हमारा डिस्कशन हो चुका है, आई थिंक पर्यावरण संरक्षण पे भी हो चुका है और मानवाधिकार पे भी हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार, करेक्ट? चलिए। देखो, तो मूल विधि के अंदर ये जो मामला है आपके सूचना के अधिकार वाला पॉइंट, सूचना का अधिकार एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे देश के अंदर चीज़ों की जानकारी लेने का बड़ा क्या होता है, एक आदत सा होता है। इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। अब ये कानून बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की। हुआ ये कि उन्होंने जो है एक डिग्री ले रखी है बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो एक कोई आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसने क्या कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक आरटीआई लगाई और बोला कि भाई मेरे को जो है ना, मेरे को यहाँ पर उनका डिटेल चाहिए, उनकी डिग्री का डिटेल चाहिए। किसका? नरेंद्र मोदी जी का। तो यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। मना कर दिया तो वो बंदा अपील में गया, उसने चैलेंज किया उस चीज़ को। कहाँ पे? राज्य का जो सूचना आयोग होता है वहाँ पे। फिर वहाँ से फिर सेंट्रल सूचना आयोग करके सीआईसी में मामला है जो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पे क्या मामला? उन्होंने बोला सूचना तो देनी पड़ेगी। अब इस बात को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर कहाँ चली गई? हाई कोर्ट में चली गई। और कुछ ही दिन पहले निर्णय आया, क्या निर्णय आया कि किसी की भी डिग्री जो है वो क्या होती है, वो एक प्राइवेट दस्तावेज है, इसीलिए उसके बारे में जो है ना वो जानकारी जनहित में या पब्लिक में नहीं दी जा सकती। यानी कि धारा 8 जो आरटीआई एक्ट का कानून है उसके तहत वो क्या है, छूट प्राप्त जो है वो चीज़ें अपने आप में हो जाती है। ये बात उसने कही। तो ये सारा का सारा सीन क्या है, ये सारा का सारा सीन अपने आता है किसमें, आरटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली एक तरीके से सिस्टम के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जितना सिस्टम हमारा पारदर्शी हो सके उसके बारे में डील है जो करता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे मन की ये भी इच्छा है कि मैं आप लोगों को यूपीएसआई जो है वो यूट्यूब पे कंप्लीटली बिना किसी लागत के, बिना किसी कॉस्ट के पढ़ाना शुरू कर दूँ। आप लोग टेंशन मत लो, मेरी इच्छा ये भी है कि जिन स्टूडेंट ने मेरे पे फेथ रख के लिंकिंग ऐप पर यूपीएसआई का ये सेगमेंट ज्वाइन किया उनको भी मैं पूरा का पूरा रिफंड वापस करा दूंगा। लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाएंगे हम कहाँ पे, यूट्यूब पे, है ना। मतलब एक अलग से चैनल पुलिस लीगल करके एक अलग से मैं चैनल बना रहा हूँ और उसी पुलिस लीगल कई सारे एपिसोड मैंने डाल भी दिए उसके ऊपर और बाकी वाले एपिसोड भी वहीं पर क्या कर देते हैं, उसको डील है जो कर देते हैं, है ना। यानी कि आपके यूपीएसआई का जो सेगमेंट है
वो वहाँ पे बैक टू बैक। अभी मैं आपका पाठ्यक्रम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर आपका वो जो सेगमेंट है जो चलेगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें वहाँ पर अपन वन शॉट वाली क्लासेस चलाएंगे, एक क्लास खल्लास जैसी। जैसे पाठ्यक्रम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसके बाद एक क्लास आरटीआई खल्लास, तो पूरा का पूरा अब आपने वो एक क्लास जो 2-3 बार देख ली ना, तो आपके माइंड में वो एक तरीके से छप जाएगी। फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो आपको दिक्कत है जो नहीं होगी। ठीक, ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूँ? देखो यार, मेरा जो मेन सेगमेंट है ना वो कोर्ट कचहरी, वकालत, जुडिशरी, न्यायिक सेवा उनसे जुड़ा हुआ रहता है। अब आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह भरा रिक्वेस्ट किया कि उसको मैं मना नहीं कर पाया, बट लिटरल सेंस ये है कि थोड़ा इसके लिए मेरे को समय मैनेज करना मतलब मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है ना। तो दैट्स वाई ये मैंने प्लान किया है कि इसको मैं यूट्यूब पे उस एंगल से डील कर रहा हूँ, ताकि वो हमारे उन बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा और आपके लिए भी काम आ जाएगा। मतलब आपके टॉपिक की एक क्लास, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट वगैरह। अब अगर आप लोग मुझे इजाज़त दो तो इस चीज़ को मैं प्रोसीड करवा दूँ। इजाज़त है तो से यस इन द कमेंट बॉक्स। तो यहां पर क्या है, सूचना का जो अधिकार है वो एक तरीके से सिस्टम को पारदर्शी बना। इसका उद्देश्य क्या था? अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अब आपके हमारे देश में जो है ये सूचना का अधिकार जो है वो क्यों लाया गया, तो इसके पीछे कारण यही है कि हम सिस्टम को पारदर्शी बनाना चाहते थे। अब साथ ही साथ में यहां पर एक और बात आती है। क्या बात आती है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी सूचना है जिनको हमने छूट प्राप्त की कैटेगरी में रखा हुआ है। छूट प्राप्त की कैटेगरी के अंदर मेंशन है जो किया हुआ है। अब छूट प्राप्त की कैटेगरी का मामला क्या है कि कहीं न कहीं जो है आ, नहीं नहीं वो हो जाएगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं, वो सब सारी चीज़ें हो जाएगी वहाँ पे, उसका आप टेंशन वेंशन मत करो। उसके लिए मैंने कहा ना आपको एक एक क्लास का ऐसा शॉर्ट निकालेंगे जो आपके लिए ठीक है जो रहेगा। ओके, अ, ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना आपसे। मतलब यही इमोशनल डायलॉग बोल बोल के है ना, मतलब क्या कहते हैं, सामने वाले को भावुक कर देते हो। ओके, चलिए जी, खैर, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जो है ना इस कानून के तहत जो मेन बात समझनी है वो इतनी है कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनसे आप कोई भी सूचना निकला सकते हो, नंबर एक। दूसरा, ऐसी कौन सी सूचना है जो इस तरीके से जारी बाहर आप एप्लीकेशन करके आवेदन फाइल करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसी कौन सी सूचना है जो छूट प्राप्त है, किसकी अपील कहाँ पे होती है, ये सामान्य बातें हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, आपके पाठ्यक्रम के अंदर एक कानून नहीं है, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये इस आरटीआई कानून के आने से पहले ही क्या होगा, पहले से क्या कर रखा है, एक तरीके से डील है जो कर रहा है। मतलब ये कि वहां पर जो है आपको ऑलरेडी अधिकार है जो दिया हुआ है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये जो सूचना का अधिकार है ये आपके एक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 19 का भी क्या करता है, एक पार्ट है जो क्रिएट है जो करता है। तो इसलिए इन्होंने ये चीज, अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट आरटीआई का क्या लेना देना, देखो बहुत लेना देना है। पुलिस विभाग के अंदर या तो आयुक्त के स्तर पे या कमिश्नर के स्तर पे बाकायदा एक अलग से आरटीआई सेल होती है। जितने भी विभाग है ना, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उन हर सभी के अंदर क्या होता है, एक अलग से आरटीआई सेल का निर्माण है जो किया जाता है। ठीक है, तो आरटीआई सेल जो है ना वो आवेदन लेती है, आवेदन का जवाब देती है। तो अब उस आवेदन का जवाब देने के लिए अगर मान लीजिए पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है तो पुलिस स्टेशन को भी भेजा जाता है, उनको भी ये कहना चिट्ठी पत्री की जाती है, भाई आपसे ये सूचना मांगी जाती है, उपलब्ध है जो करवाइए। तो इसीलिए हर पुलिस अधिकारी को, खासकर जो सब इंस्पेक्टर या दरोगा बनने की चाह रख रहा है, तो उसको इस कानून के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी है जो होनी चाहिए, है ना। इसीलिए इस कानून को आपके सिलेबस का हिस्सा है जो बना रखा है। मतलब मजबूरी नहीं, आप शौक से इस कानून को पढ़िए। आप सोचो, आरटीआई जो है वो बड़े बड़ों की बैंड बजा देती है। अगर कल आप चले गए इस फील्ड के अंदर, दरोगा साहब के फील्ड में चले गए और ऐसी वैसी कोई आरटीआई लग गई जिसने आपकी नौकरी दुर्बल कर ली, तो अगर दो कानून की जानकारी होगी तो खुद को भी बचा पाएंगे और किसी अन्य को भी बचा पाएंगे, है ना। इसलिए आज के समय में आरटीआई की जानकारी ठीक वैसे ही ज़रूरी है किसी भी सरकारी सेवक के लिए, जैसे कि साइबर अपराध की जानकारी होना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना, वैसा का वैसा सीन इसके लिए भी क्या होता है, बहुत ही आवश्यक है जो होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क में ये दिमाग सेट कर लीजिए कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, सामान्य सी। तो सिस्टम को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको एग्जेम्प्ट, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एग्जेम्प्ट कैटेगरी। एग्जेम्प्ट कैटेगरी, अभी मैंने आपको बताया ना कि बीए की डिग्री हमारे प्रधानमंत्री की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से क्या होगी, वो एक तरीके से आपके जो है एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर है, जो आती है। ओके, तो ये आपका किसका अधिकार है, सूचना के अधिकार के अंदर शामिल है जो होता है। इसके बाद इन्होंने जो एक सेकंड चीज आगे रखी है वो है आयकर अधिनियम। देखो, अब आयकर अधिनियम को इस तरीके से साथ में जोड़ना क्यों जरूरी था, आइए समझते हैं यहाँ पे। नाउ सी, आयकर अधिनियम का मतलब होता है इनकम टैक्स। एक्चुअल में अब आज के समय में जो कोई व्यक्ति जितना भी कमा रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स है जो पे करना पड़ता है। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स एक तरीके से प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा इनकम टैक्स, इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें इनकम चाहे कितनी भी हो, आपको इनकम टैक्स एक ही रेट से क्या करना पड़ता है, पे जो करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होती है, दो चीज़ें आपके सामने एप्लीकेबल है जो होती है। ठीक है, अब इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि इनकम टैक्स का ये जो क्राइटेरिया है, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको। ये क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्राइटेरिया दो तरीके की इनकम पे एप्लीकेबल है जो होता है। इसमें भी दो तरीके की इनकम होती है। एक ऐसी इनकम है जो कि हमने आयकर से उसको छूट में रखा हुआ है। अब जैसे उदाहरण के लिए, अगर कृषि से कोई भी आय प्राप्त होती है ना, एग्रीकल्चर इनकम अगर कुछ भी है, तो वो पूरी की पूरी एक तरीके से एग्जेम्प्ट है, यानी कि छूट प्राप्त है, उस पर ₹1 का इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की इनकम है ना, इसको कहा जाता है कर योग्य आय। कर योग्य आय, तो ये जो कर योग्य आय है ये होती है 5 तरीके की। ठीक है, इनको जो है अलग अलग 5 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए अब सपोज करो कल आप दरोगा बनते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है सैलरी इनकम। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी घर है और आपने घर को क्या करा रखा है, किराए पे दे रखा है, तो वहाँ पे किराया से जो इनकम प्राप्त होगी उसको कहा जाता है रेंटल इनकम। तो ये आपका इसका पार्ट है जो रहने वाला है। तीसरा होता है कि सपोज करो आप कोई व्यवसाय करते हो, बिजनेस आप करते हो, तो बिजनेस से प्राप्त होने वाली आय जो है वो आपकी तीसरी कैटेगरी की आय होगी। चौथा होता है कि जब कभी भी आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो जितने में खरीदी थी उससे ज़्यादा में ही बेचेंगे। अब आपने कोई ज़मीन 2 बीघा ज़मीन 10 लाख में खरीदी, उसको आपने बेचा 15 लाख में, तो ये जो बीच का अंतर है 5 लाख का जो मुनाफा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड यूज़ किया जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से जो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं संपत्ति विक्रय। संपत्ति विक्रय करने पर जो आपको आय होती है। और पांचवी, बाकी जितना कुछ भी बचा वो सारा का सारा आपका क्या होता है, अन्य तरह की इनकम के अंदर काउंट है जो होता है। अब फिर से वही सवाल, या दरोगा बना रहे हो या अकाउंटेंट बना रहे हो, इस इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी लाने की कहाँ जरूरत थी। देखो आपको एक मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको, और इसको सिर्फ सुनना ताकि आपको इसका ईयर याद रह सके। हमारे देश में दहेज को रोकने का जो कानून आया था वो आया था 1961 में, 1961। ठीक है, दहेज में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए वकील चाहिए। वकीलों के लिए जो कानून आया था वो भी आया था 1961 में। ठीक है, साथ ही साथ में दहेज एक तरीके से आपके लिए इनकम है, बैठे बैठाए मिल रहा है और तो क्या है। तो ऐसे केस में आपकी इनकम पे टैक्स लगाने के लिए जो कानून लाया गया था, दहेज आपकी इनकम हो गई, इनकम पे टैक्स लगाने के लिए जो कानून लाया गया था आयकर अधिनियम, वो भी लाया गया था 1961 में। तो मतलब 1961 जो है ना वो आपके लिए बड़ा काम का ईयर है। दहेज को रोकने का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाए हम, आयकर अधिनियम 1961 के अंदर लेके आए। और खैर तीसरी कैटेगरी जिसे शायद आप उतना प्यार नहीं करोगे वो है एडवोकेट, वकील। तो वकीलों को जो नियम है वो कानून भी कौन से ईयर में आया था, 1961 के अंदर है जो आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये सारा इनकम टैक्स का क्राइटेरिया, 5 तरीके की इनकम। अब मेरा वही सवाल, पुलिस वालों को ये कानून क्यों पढ़ना है, उनको कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत है। आपको पता है
पुलिस डिपार्टमेंट में एक शाखा होती है जिसको अपन संस्थापन शाखा बोलते हैं। कौन सी शाखा? संस्थापन शाखा। ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल बात है, दरोगा बनने के बाद मेरी बातें याद रहेगी आपको, ठीक है। तो उसमें एक शाखा होती है जिसका नाम है इस्टाब्लिशमेंट सेक्शन, ESTT सेक्शन, या तो इसको इस्टाब्लिशमेंट सेक्शन आप कह सकते हैं, और या फिर आप इसको संस्थापन शाखा है जो कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस शाखा का मेन काम पता है क्या है? इस शाखा का मेन जो काम होता है, इस शाखा का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो होता है कि भाई आप जो है एम्प्लॉयज़ का वेतन बनाइए, सैलरी बनाइए, उस पर जो भी टैक्स काटना है वो काटिए, है ना, जो पीएफ में पैसा जमा कराना है वो करवाइए, जो ईएसआई में पैसा जमा कराना है वो करवाइए, है ना, ग्रुप इंश्योरेंस अगर ले रखा है तो उसका पूरा ध्यान रखिए। तो क्या होता है, ये चीज़ वहाँ पे आपके सामने डील है जो होती है, बराबर। अब अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने वेतन के बारे में ही नई जानकारी रखेगा तो फिर काहे कर रहा है वो दौड़ भाग? भाई पुलिस ऑफिसर है, घर पे पैसा तो लेके जाएगा तभी तो घर में आटा दाल आएगा ना। तो वेतन को नियंत्रित करने के लिए आपको आयकर कानून के बारे में भी बताया जा रहा है आपके सिलेबस के पार्ट में, ठीक है। ये चीज वहां पर क्या हो रही है, आपके लिए एप्लीकेबल हो रही है। तो ये है हमारा आयकर अधिनियम का सेगमेंट, बराबर। तो 5 कैटेगरी इस तरीके से बनती है। अब देखो इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें आपको स्लैब सिस्टम याद रखना है। ये क्या होता है सर स्लैब सिस्टम? स्लैब सिस्टम का मतलब होता है कि इतनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं पे करना, इससे इनकम से यहाँ तक 10% पे करना, उससे ऊपर 15% पे करना। तो ये जो टैक्स रेट का सिस्टम होता है ना, करों की दर, उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। टैक्स रेट का जो सिस्टम है वही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है, और उसके अनुसार हमें यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को अप्लाई है जो करना है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पर आपके बीच में रखूंगा और आपको ना सारे सेगमेंट जो हैं वो बताने का प्रयास भी है जो करूंगा। देखो मैं आपके प्यार को, मैं आपके स्नेह को कर बद मतलब दिल से प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप हो सके तो मेरी इस बात को समझिए। आप लोगों के लिए वो जो चैनल है वो स्पेशली आप लोगों का ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा चैनल का नाम? पुलिस लीगल। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके इस यूपीएसआई वाले कंटेंट को ही मैं आपके बीच में डील कराऊंगा और किसी को नहीं, है ना। तो उसमें क्या रहेंगे आपके बीच में, ऐसे सेशन रहेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे आपने पे कर रखा है तो यहाँ पे ही अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, वहाँ पे नहीं होगी। देखो यार, ये तो आपको इस तनसुख पालीवाल का प्रॉमिस है, जब भी पढ़ाऊँगा, जितना भी पढ़ाऊँगा दिल से पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो है आके फॉर्मेलिटी करके चला गया, नहीं, ऐसा कभी है जो नहीं होगा। तो इसीलिए आप उन सेशंस को भी बढ़िया से ऑब्जर्व करना, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए और कोई परेशानी हो, ठीक है। और आपने जो मेरे पर विश्वास करके जो आपने एक पेमेंट किया है, ये पेमेंट भी मैं टीम को बोलता हूँ आपके अकाउंट के अंदर इसको क्या करें, रिक्रेडिट करेंगे। देखो यार, मेरा यूपीएसआई को लेकर है ना, मेरा कोई पैसा अर्न करने का प्लान नहीं था, मतलब ईमानदारी से अगर आपसे बात कहूँ तो। हाँ, ये ज़रूर था कि बच्चों से एक स्नेह जुड़ा हुआ है। 2021 में आपकी जब यूपीएससी की वैकेंसी आई थी तो उस समय काफ़ी कनेक्शन रहा था, तो उसके लिए इच्छा ज़रूर थी कि थोड़ा समय मिले, मैनेज कर पाएँ तो उस चीज़ को डील करें। अभी क्या है, लिंकिंग लॉ कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट संस्थान के रूप में है और पूरे भारत में न्यायिक सेवा वगैरह को एकदम पूरे सोल लेवल पे डील है जो कर रहा है ना। तो क्या है, वो जिम्मेदारियों का लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिम्मेदारियों का जो लोड है वो उस एंगल से काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसलिए ये मैं चाहता था इसलिए करूँ, इसलिए आपके बीच में इसको मैंने लॉन्च भी किया। बट वही थोड़ा समय, बड़ी चीज़ है, समय को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम हो पा रहा है, तो है ना। यहाँ पर चलो अभी इस पॉइंट को समझो आप। इनकम टैक्स जो है वो आपके इस 5 कैटेगरी के अंदर क्या होता है, डिवाइड है जो होता है। ये 5 कैटेगरी आपके इनकम के अलग अलग स्रोत को क्या करती है, डील है जो करती है, ठीक। तो ये है आपका आयकर अधिनियम। मतलब अगर हम सेलेक्टिवली चले ना तो यूँ आ जाएगा कानून समझ में। अच्छा, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैंने गलती से सीए कंप्लीट कर रखा है, तो हमारे सीए में तो सारा खेल इनकम टैक्स का ही होता है। तो मैं आपको एग्जैक्टली वो धाराएं बता सकता हूँ कि इन धाराओं को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इनको पढ़ना है, इनको छोड़ना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या करेगी, काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट आयकर अधिनियम के रूप में। इसको हमें क्या करना है, गहराई से समझना है और यकीन मानिए काम की चीज़ है। देखो अभी तक मैंने आपको आरटीआई के बारे में बताया,
आपके जॉब को अच्छे से डील करने के लिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। आईटी एक्ट के बारे में बताएं, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आईटी एक्ट आपके ना दो तरीके के हो रहे हैं यहाँ पे। एक आपके आईटी अधिनियम है, वो है आपके कौन सा, इनकम टैक्स वाला। एक आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना किसी चीज को लेकर। देखो आईटी वर्ड जो है वो दो तरीके का है। आईटी वर्ड जो है वो क्या है, आपके दो तरीके का। एक आपका जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का एक्ट। ये भी देखो आई और टी से बना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। एक दूसरा जो सेगमेंट है वो कौन सा है, वो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये जो आपके 2000 का जो कानून है ना, ये दोनों कानून अलग अलग है। ये है आपके आय से संबंधित, और ये है आज के समय में जो हम आईटी को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो चीज हमारे लिए, ठीक है। हाँ जी, अब इस बात को हम क्या करते हैं समझने की कोशिश करें। तो आयकर अधिनियम के तहत जो है, वो भी आपको मैंने जो डिटेल बताई पिछले वाले पेज पे, लास्ट पेज पे, वो सारी इससे कनेक्ट होती है। लास्ट पेज पे जो बातें थी वहाँ से कनेक्ट होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या है, इसमें जो हम ये ईमेल करना, वेबसाइट को यूज़ करना, ऑनलाइन अपराध होना, वेबसाइट पे फर्जी आईडी बना के किसी और को ठगना, है ना, ये सारी चीज़ों को, साइबर अपराध वगैरह सब कहाँ से कवर होता है। साइबर अपराध अगर हमारे भारत देश में किसी चीज़ से कवर हो रहा है तो वो आईटी कानून है। मतलब अगर कोई एकमात्र कानून जिसने पूरा सिकंजा कसा हुआ है ना, तो वो आपके साइबर ऑफेंस, तो साइबर अपराध को गवर्न करने वाला आईटी एक्ट है। इसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई बार सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, अपना डिजिटल सिग्नेचर इस तरीके से सप्लाई है जो करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर भी ये सेगमेंट इसी तरीके से एप्लीकेबल है जो होता है। बराबर, मतलब जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट है, अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी और के पास भेजना है, तो मेरे पास क्या होगा, एक प्राइवेट की होगा जिसमें साइन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक वाली, ठीक है। साइन किया, अब है ना ये डॉक्यूमेंट ऐसा इंक्रिप्ट हो गया कि इसको बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट जाएगा दूसरे वाले व्यक्ति के पास में, फिर दूसरा वाला व्यक्ति क्या करेगा, पब्लिक की होगी, वो उसको ओपन कर पाएगा। तो प्राइवेट की भेजने वाले के पास, पब्लिक की रिसीव करने वाले के पास में, इसको एक तरीके से यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट में। कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, आईटी वाला मामला। बड़ा दिलचस्प कानून है। देखो आपसे एक बात बताता हूं मैं, जीवन के अंदर किसी भी विषय की कमांड, किसी भी विषय की पढ़ाई इस तरीके से करो, सरकारी सेवा मिल पाए तो ठीक, अन्यथा हम उस टैलेंट के दम पे अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर सकें। आज सोचो आईटी एक तरीके से हम चीज़ों को डील करें, और अगर मान लीजिए कि वो एस्पेक्ट ऐसा होता है जो हमें क्या करता है, रियल टाइम लाइफ के अंदर कई सारी चीज़ों को सिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ दिन पहले आपको पता है वो वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें मतलब कि बाइक पे पीछे बैठी महिला, ट्रक ऊपर से निकल गया, अब वो बंदा अपनी वाइफ की जो लाश है वो इस तरीके से पीछे बाइक पे लटका के लेके जा रहा है ना। उसमें पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तीनों सीसीटीवी के फुटेज निकला है, आईटी एक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर उनको इस तरीके से इकट्ठा किया, कंपाइलिंग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम लगाई, और उस ट्रक को पकड़ लिया जिस ट्रक के माध्यम से वो एक्सीडेंट जो हुआ था। तो पुलिस अगर टेक्नो फ्रेंडली नहीं होगी तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आजकल के चोर जो है ना वो बीटेक बीएससी करके आ रहे हैं, है नहीं, और वो इतने तरीके से धाकड़ तरीके से आ रहे हैं कि वहां पे मामला ही अधूरा रह जाता है। हाँ जी, ओके। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या, कि हमें किसी भी विषय की जानकारी सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं लेनी है। हमें वो टॉपिक क्या करना है, गहराई से पढ़ना है, और उस टॉपिक के अंदर जो हमारी काम की चीज़ें हैं वही हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उसको करने का उद्देश्य ये है कि हम उसके ऊपर अपनी एक कमांड बना सकें, एक नियंत्रण है जो उसके ऊपर अपना स्थापित है जो कर सके, ठीक है। तो वो हमारा एक टारगेट जरूर रहेगा। तो ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अलग है। ये दोनों जो है ना वो साथ में डील किए जा सकते हैं। ये दोनों कौन से, आईटी एक्ट और साइबर अपराध,
एक बात बताऊं, किसी से कहोगे तो नहीं, लाओ इधर लाओ, कान नज़दीक लाओ, आईटी एक्ट में एक चैप्टर है, उसी चैप्टर में 15-20 धाराओं की लिस्ट दे रखी है, और वो जो धाराओं की लिस्ट है ना, वो ये है साइबर ऑफेंस। तो क्या है कि ये जो सिलेबस बनाने वाले लोग थे ना, ये बड़े भोले भाले लोग थे। मतलब ये भूल गए कि अब जब आपने आईटी अधिनियम लिख दिया है तो इसमें साइबर अपराध तो ऑटोमेटिकली आ गए रमेश बाबू। मतलब इट्स जस्ट लाइक शादी का इनविटेशन अलग दिया, हल्दी की रस्म का इनविटेशन अलग दिया। बट ये बात आपको और मेरे को पता है। क्यों पता है? क्योंकि अब मैंने कई बार आईटी एक्ट पढ़ा रखा है, तो मुझे जानकारी है कि आईटी एक्ट के अंदर का ही चैप्टर है साइबर अपराध। साइबर अपराध, साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंस, ये चीज़ें आईटी एक्ट के अंदर ही दे रखी है। तो अपन तो एक टॉपिक को बढ़िया से करेंगे तो बाय वन गेट वन। ये अच्छे से पढ़ा तो ये वाला मामला तो यूं 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 हो जाएगा हमारे लिए, उसमें कोई परेशानी ज़्यादा हमें नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्होंने आपके साथ साथ में भ्रष्टाचार निवारण। देखो भाई, ऐसा है, पुलिस वालों पे हमेशा आरोप लगे जाते हैं। क्या आरोप लगे जाते हैं? आप लोग बुरा मत मानना कि 50 लाख में पोस्ट ली है तो 50 लाख तो वसूल करेगा ही करेगा, तभी तो जाके मामला बैठेगा। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि भाई तुमने सीट खरीदी है, क्योंकि कुछ हद तक उन आरोपों के अंदर सत्य था। अब राजस्थान का सब इंस्पेक्टर एग्जाम देख लो, अटक गया पूरा का पूरा मामला एक तरीके से। आपकी यूपीएसआई को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे 2021 के अंदर। हालांकि एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरह की चीज़ों को लेकर मन को प्रभावित मत करना, क्योंकि जीवन का नियम ये है कि आटे में गुण हो सकते हैं। कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से उसमें कुछ कीड़े पड़ जाए, है ना, लेकिन कभी भी ऐसा, आटे में आप नमक डाल सकते हो, लेकिन कभी नमक में आटा डाल के रोटी खाते हैं क्या? नहीं ना। तो कभी भी एक ऑनेस्ट सिस्टम में कुछ हद तक भ्रष्टाचार हो सकता है, बट पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार की आड़ गए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखो हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। जब हमें पता चलता है ना, चाहे वो सच हो या झूठ हो, कि भाई आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो पहले से फिक्स है, मन खट्टा पड़ जाता है, और फिर खट्टे मन से हम उस चीज़ को क्या नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते। बराबर। तो खैर, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में एक और टॉपिक आएगा जिसको मैं डिटेल में आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा, और वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उसके अंदर भी हमें एक लोक सेवक की जो परिभाषा होती है उसको समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ में कौन से ऐसे मामले हैं जो कि भ्रष्टाचार से कनेक्टेड हो सकते हैं, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या शक्तियां जो हैं वो दी गई है, कौन कौन सी शक्तियों का जो यहाँ पे जिक्र कर रखा है, वो भी हमें क्या करना है, डिटेल में ऑब्जर्व है जो करना है। भ्रष्टाचार अधिनियम की एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मतलब कि हमारे देश में एक संस्थान है जिसका नाम है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये जो ईडी संस्थान है ना, प्रवर्तन निर्देशालय, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। हाल ही में कर्नाटका के एक एमएलए 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ ज्वेलरी, 1 करोड़ फॉरेन करेंसी, पता नहीं क्या क्या मिला उसके पास में। तो वहां पर भी ईडी गई, लेकिन उसको हमने करप्शन के चार्जेज में नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वहां पे कानून दूसरा है। एक कानून है आपका, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 का ये कानून है। तो उसको पकड़ा गया उस कानून के तहत। तो भ्रष्टाचार में और ये जो धन शोधन अधिनियम है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इनमें थोड़ा क्रूशियल अंतर है। अक्सर मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो कई बार अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर भी, जिनका अनुभव बहुत बढ़िया, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है या भ्रष्टाचार वाला है। तो इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार अधिनियम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कई बार कहते हैं कि भाई रंगे हाथों पकड़ा गया, है ना, तो क्या उसका कोई प्रावधान है हमारे इस भ्रष्टाचार अधिनियम के अंदर? कोई प्रावधान नहीं है। भ्रष्टाचार अधिनियम के अंदर रंगे हाथ तो पकड़ा जाना, रेड हैंडेड पकड़ा जाना, ऐसा कोई नहीं। ये तो इन्होंने एक टेक्निक ले रखी है कि भाई ऐसा कोई नोट है जिसमें कुछ पाउडर वाउडर लगा के फिर उसको बोलते हैं चलो तुम जाके अधिकारी को दो, फिर उस अधिकारी के हाथों कोई केमिकल वाले पानी में डाला जाता है, फिर वो पानी जो है वो पिंक पिंक हो जाता है ना। तो वो सब क्या होता है, तरीका है जो होता है। इसलिए भ्रष्टाचार का अधिनियम A1। एक बात मैं आपको बताऊं, आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस बात का शायद अफसोस कर रहे होंगे कि यार मूल विधि में इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है।
लेकिन किस्मत वाले हो बॉस, आप लोगों ने एलएलबी नहीं कर रखी है, फिर भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप उन कानून की जानकारी लेना चाहते हैं या जानकारी लेने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है जो कहीं की आपके भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। देखो, मुझे ये नहीं पता कि एसआई एग्ज़ाम की तैयारी जो आप लोग कर रहे हो, आप फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन जो भी हो, लेकिन आपका जो भी बच्चा या बच्ची हो ना, उसको कानून की शिक्षा से अलग मत रखना। समय की नीड है, समय की ज़रूरत है। चाहे हम उस कानूनी शिक्षा को प्रत्यक्ष तौर पर लें, अप्रत्यक्ष तौर पर लें। तो आज आप मूल विधि को पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामान्य कानून की जानकारी ले रहे हैं, तो कुछ तो हमारे माइंड में आएगा ना, अपने आने वाले जनरेशन को कुछ तो गाइड कर पाएंगे। भाई मान लो ऐसा ही में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर वाले ने हमारे जीवन के अंदर संघर्ष की रेखा कुछ लंबी रख ली, तो कम से कम आप जो ये टॉपिक पढ़ोगे उसके बारे में अपने आने वाले जनरेशन को कुछ तो बढ़िया बता पाओगे, गाइड कर पाओगे, उनका मार्गदर्शन है जो कर पाओगे। तो इस एंगल से भी इस कानून को जरूर पढ़ना। कानून एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसको हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो है ना, इस टॉपिक से इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, ये आईटी एक्ट वगैरह है, तो वो हमें धीरे धीरे क्या करना है, कनेक्ट है जो करना है। ओके, और बाकी मैं लेता हूँ एक छोटा सा निर्णय इस संबंध में कि इसको इस तरीके से हम डील करें ताकि आप लोगों का भी दिल ना टूटे और मेरी भी बात है जो रह जाए, राइट। और ऐसा प्रयास हम करते रहेंगे। तो पुलिस लीगल करके मैंने एक आपके लिए अलग से चैनल बनाया है जिसकी जानकारी मैं आपको जल्दी ही शेयर करता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। इस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर आपके मूल विधि का सेगमेंट है जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दे रखा है। भारतीय आपके कानून के अंदर जितने भी यातायात नियम है, साइबर लॉ, महिला बाल अपराध और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, इस वे में जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है डील करेंगे हम लिंकिंग ऐप पर। यूपीएसआई का ये सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 489 पर अवेलेबल है। आप आज इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लिंकिंग ऐप पर वीक में 5 डेज़ ये क्लासेस रहेगी। मैं हूँ एडवोकेट तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस फाउंडर, और आपके बीच में यूपीएसआई के इस मूल विधि की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं लिंकिंग ऐप पर, और जितना भी सेगमेंट है वो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल हमें किनारे के इस तरफ रख सकता है या किनारे के उस तरफ रख सकता है। तो इसलिए अपनी नाव हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, खेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से अपने समुंदर को पार करना पड़ेगा। एंड मूल विधि एक क्रूशियल पार्ट है। बाकी के सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट्स तैयार कर लेंगे, लेकिन मूल विधि हर एक को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये कानूनी पहलू है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है जो मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड के जरिए या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जरिए क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाइए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंकिंग लॉस का वेबसाइट है, लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस लाइव सेगमेंट के अंदर जो है यूपीएसआई का सेगमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 489 के अंदर। ओके, तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, कानून को कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी कानूनी व्यक्ति से ही। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपसे लिंकिंग ऐप में।